साथियों, मैं इमरता राम लोमरोड रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों रीट 2021 से संबंधित। हम बात करेंगे रीट से संबंधित जो संस्कृत के क्वेश्चन आए उनसे संबंधित बात करेंगे। हमने रीट 2021 से पहले संस्कृत की व्याकरण पढ़ी थी और हम आज बात भी वही करेंगे कि हमने जो व्याकरण रीट 2021 के अंदर पढ़ी थी उसमें से हमारे क्वेश्चन कितने आए। हम बात करेंगे आज लेवल प्रथम की, जिसमें हमें संस्कृत भाषा द्वितीय की बात करेंगे, यानी द्वितीय भाषा संस्कृत की हम बात करेंगे जो 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू होती है। उसमें लगभग व्याकरण के 16 से 17 क्वेश्चन थे, जिसमें से 14 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से मिले थे। और साथ ही साथ एक विशेष बात तो यह है कि हमने कई तो उदाहरण किए थे, वो सेम के सेम उदाहरण आपको पेपर के अंदर देखने को मिले थे। लेकिन हम आपको आज उन क्वेश्चनों को बोर्ड पर लिखाएंगे और उसके बाद छोटे वीडियो आपको दिखाएंगे कि हमने यहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़ाई थी और पेपर के अंदर यह आपको देखने को मिली थी। तो दोस्तों हम बात करते हैं रीट 2021 की और उसमें लेवल प्रथम की बात करते हैं। साथियों, मैं लेवल द्वितीय की बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल प्रथम की बात कर रहा हूँ, जिसमें 16 में से 14 प्रश्न व्याकरण के हमारी क्लास में से मिले। और भाषा की बात करता हूँ, भाषा द्वितीय की बात कर रहा हूँ, और वो भाषा कौन सी है? संस्कृत, जो 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू होती है। यानी द्वितीय भाषा संस्कृत की हम बात करते हैं लेवल प्रथम की, जिसमें हमारे क्वेश्चन कितने आए थे। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं कि यह हमारा लेवल प्रथम का पेपर है और ये हमारे पास सीरीज हैं जो एल सीरीज है। सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आगे पीछे होता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्वेश्चन तो वही मिलेंगे आपको। देखिए इसमें एक प्रश्न आया था। सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों हम सिर्फ पहले प्रश्न पढ़ेंगे और इसका उत्तर आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक वीडियो उपलब्ध कराएंगे जो हमारे पुराने वीडियो हैं, यानी शॉर्ट में 1 मिनट या 2 मिनट का वो वीडियो उपलब्ध कराएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से मिला। उस वीडियो को आपको देखकर ये यकीन हो जाएगा कि हमने वास्तव में बहुत सरल तरीके से संस्कृत की व्याकरण को पढ़ा था। यानी इतना सरल तरीका था, नहीं हम गहराई में गए और नहीं बिल्कुल हमने शॉर्ट पढ़ा, यानी मध्यम मार्ग अपनाया और बिल्कुल एक इस पेपर के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से देखने को मिले। तो हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है अत्र कह प्रत्यय प्रयुक्त है, यानी इस प्रश्न है शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन कत है, दूसरा सत्री है, तीसरा ल्यूट है और चौथा हणुल है। इसमें सही है दोस्तों कत प्रत्यय। अब कहीं लड़कों के मन में ये आता है कि कत में तो ते शेष रहता है। अरे साथियों, ते तो शेष रहता है, लेकिन या तो पीछे क्या है? न है। ये बात गलत है। हमने आपको एक नियम पढ़ाया था, दे और ते के बाद, दे और दे के बाद क्या आ जाए? ते आ जाए। तो आपको वहां पर क्या करना है? इस दे को आधे न में परिवर्तन करना है और इस तय को भी किस में परिवर्तन होता है? न में परिवर्तन होता है। तो बन क्या जाता है? नन बन जाता है। नन का मतलब आधा न और पूरा न बनता है। और हमने अच्छी तरह आपको कहा था, जहां पर भी नन दिखे वह आप कत प्रत्यय कीजिए बिना सोचे। और एक तो विशेष तो ये बात है कि हमने तो कत प्रत्यय पढ़ाना, तब जब इसका दे और ते वाला ये नियम पढ़ाना, तो पहला का पहला उदाहरण हमने ये पसंद वाला ही लिया था। आपको यकीन नहीं होता है तो आप हमारा ये 1 मिनट का वीडियो देख लीजिए। इस दे और ते वाला वीडियो हम उपलब्ध करवाते हैं आपको। पहला का पहला उदाहरण आपको यही मिलेगा। कत और कत वतु से संबंधित है, यानी कित प्रत्ययों से संबंधित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कत और कत वतु से संबंधित है। यानी दे के बाद अगर ते आए, दे के बाद क्या आए? ते आए। दे के बाद अगर आपका ते आ जाता है
बाद क्या आ जाए, दे के बाद ते आ जाए तो क्या होता है, इस दे का परिवर्तन किसमें, ने में हो जाता है। दे का परिवर्तन भी ने में होता है और ते का परिवर्तन भी किसमें होता है, ने में भी होता है। तो दोस्तों दे का परिवर्तन भी किसमें, ने में होता है और ते का परिवर्तन भी किसमें होता है, ने में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों आपको नन याद रखना है, यानी जहां पर भी आपको नन दिखे वहां पर आपको क्या पूछ लिए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आपको कत और कत्वतु बताना है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं पहले क्वेश्चन, और एक आपका है क्वेश्चन 1, उसके बाद उदाहरण देखें यानी पसंद। अब इसमें आपको पूछ लिया कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आपको बताना है इसमें कत प्रत्यय है, क्योंकि हमें पीछे क्या दिखाई दे रहा है, अंत में नन, और नन अंत में किस में होता है, कत में होता है। और यहाँ पर क्या है, नन है और नन के साथ वान है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कतवतु है। इसमें कौन सा प्रत्यय, कतवतु, क्योंकि नन के बाद वतवती वान आए तो आपको बताना है कतवतु प्रत्यय, और सिर्फ नन आ जाए तो आपको बताना है कत प्रत्यय। तो दोस्तों ये पहचान हो सकती है, यानी नन को आप क्या कीजिए, कत में रखिए, और नन आन, ननवती, नन वत हो तो आपको कतवतों के अंदर लेना है। अब बात करते हैं हम उदाहरण की। उदाहरण है दोस्तों, छिद धातु के साथ आपका कत प्रत्यय लगाना है। छिद धातु के साथ आपको कत प्रत्यय लगाना है। तो दोस्तों हमने क्या कहा, धातु के अंत में दे आए और फिर प्रत्यय का क्या आए, ते। प्रत्यय में शेष क्या रहता है, ते रहता है। तो दोस्तों ये बन किस प्रकार गया, छिद धन ते, यानी जुड़ेगा तभी इसी प्रकार बनेगा। अब क्या करना है, इस दे को भी किसमें, ने में परिवर्तन करना है, और इस ते को भी ने में परिवर्तन करना। तो छी का तो छी रहेगा आपका, दे किसमें, ने में परिवर्तन, बिल्कुल ने में परिवर्तन कर दिया। फिर ते भी ने में परिवर्तन है, तो ते भी ने में परिवर्तन हो गया, आपका शब्द क्या बना, छिन्न बना। अब इसके साथ अगर आपको क्या करना है, कतवतु लगाना है, तो आप क्या कीजिए, छिन्नवान कर दीजिए, यानी कतवतु के जो शेष रहता है उनको जोड़ दीजिए, कतवतु आपका बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्या होता है, बात करें किसकी, करणीय इत्यत्र कह प्रत्यय, यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा, करणीय इत्यत्र कह प्रत्यय, यानी आपको बताना है कि इस करणीय में जो प्रत्यय का विच्छेद करना है, धातु और प्रत्यय दोनों को अलग करना कौन सा सही है। देखिए पहला उसमें करीधन अनियर है, दूसरा करीधन सत्रे है, तीसरा करीधन लयुट है, और चौथा करीधन सानच है। तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि अनियर प्रत्यय में शेष क्या रहता है, अनिय शेष रहता है। अनियर प्रत्यय में शेष क्या रहता है, अनिय शेष रहता है। लेकिन हमने कहा था कि गुण आदेश होता है, यानी समस्त प्रत्ययों में गुण आदेश होता है, सिर्फ और सिर्फ कित प्रत्ययों को छोड़ करके। किसको, कित प्रत्यय जो आपके कत है, कतवतु है, इनको छोड़ करके बाकी के अंदर गुण आदेश होता है। लेकिन गुण के साथ हमने यह भी पढ़ा था कि गुण होगा, लेकिन गुण के बाद क्या होगा, वर्दी होगी। क्या होगी, वर्दी, क्योंकि जिन प्रत्ययों का पहला अक्षर अगर स्वर मिलता है तो उसमें क्या होती है, वर्दी। तो दोस्तों यहाँ पर तो वर्दी हुई नहीं है, क्योंकि करी का रे हो गया, और रे करी का अगर री का रे होता है तो किस संधि में होता है, गुण में होता है। तो हमने अच्छी तरह कहा था आपको कि री का कभी भी वर्दी नहीं होती है, री की क्या नहीं होती है, कभी वर्दी नहीं होती। या मैंने आपको अच्छी तरह कहा, आप इस वीडियो में देख लेना, पुराने वाले में आपको उपलब्ध करा देते हैं करणीय प्रत्यय। और एक तो विशेष बात यह, हमने यही उदाहरण लिया था, पहला उदाहरण हमने यही लिया था अनियर प्रत्यय में, और यही आपको पेपर के अंदर देखने को मिला। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ गुण का होती है। गुण दोस्तों किस में होती है, करी धातु में होती है। किसमें, जहां पर आपको री धातु दिखे, यानी री दिखे, वहां पर क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ गुण होगी अनियर प्रत्यय में। क्योंकि इस री का क्या नहीं होता है, अयादि में कोई रूप नहीं होता है। री का आपका अयादि में रूप नहीं होता है, ई का होता है, ऐ का होता है। री का गुण करेंगे तो क्या होगा, रे होगा। रे का आपका अयादि में कोई रूप नहीं है, लेकिन बाकी
सब में ई का हम आई करते तो आप आई का अयादी में ए हो जाता, और ओ करते ओ हो जाता, बड़ी आई करते तो आई हो जाता, और बड़ा ओ करते तो ओ हो आवे हो जाता। लेकिन इस री का नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, जिस प्रकार आपको दिया करी धन अन्य, क्या हुआ करी धन अन्य। करी को आप किस में परिवर्तन करेंगे, रे में करेंगे। ये गुण आदेश का हमने नियम पढ़ा था। तो री आप क्या कीजिए, री को रे में परिवर्तन कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इसमें भी अयादी होगी क्योंकि स्वर है पहले, प्रत्यय में क्या स्वर, लेकिन आप रे का आप क्या नहीं कर सकते हैं, अयादी में कोई रूप नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप क्या कर दीजिए, के साथ रे को रहने दीजिए। आगे आपका क्या जुड़ेगा, ये रे भी आपका दोस्तों कैसा है, आधा है। रे भी आपका कैसा है, आधा है। लेकिन अब क्या अन्यर है, अन्यर में आपका क्या बता, अन्य शेष बता, अन्य का एक इसके साथ जुड़ेगा, रे के साथ रे पूरा हो जाएगा, आपका निय फिर लग जाएगा। तो आपका शब्द क्या बनेगा, करणीय शब्द बने। तो जहाँ पर अन्यर पर तीसरा क्वेश्चन आया था जो लेवल प्रथम में द्वितीय भाषा में, वो कौन सा है, धनवान है। धनवान है इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय प्रयुक्त अस्ति, यानी इसमें भी कौन सा प्रत्यय है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगता होगा कि इसमें तो क्या है, धन के साथ वान लगा हुआ है, और वान में कौन सा होता है, कत्व। अब बताता हूँ मैं, इसमें आपका प्रत्यय कौन सा है, सानच नहीं मतुप प्रत्यय सही होगा। पहला ऑप्शन कत्वतु वती और मतुप और सानच है, लेकिन इसमें मतुप सही होगा। दोस्तों हमने जब मतुप प्रत्यय को पढ़ा तब साथ में कत्वतु को भी साथ में लेकर के पढ़ा, क्योंकि इस कत्वतु में भी क्या बचता है, वत वती और वान बचता है। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने ध्यान से नहीं पढ़ा ना, उन्होंने धनवान को यहाँ भी रोक दिया कि इसमें प्रत्यय है कत्वतु, और उनका बिल्कुल गलत हुआ है। हमने अच्छी तरह कहा था कि कत्वतु प्रत्यय में धातु के साथ लगता है कत्वतु प्रत्यय, और शब्द के साथ लगता है मतुप प्रत्यय। ये वीडियो में आप देख लीजिए। और ये धन क्या है, एक शब्द है। तो दोस्तों वान वती और वत की, तो एक आपने प्रत्यय पढ़ा था किसमें, कृदिंत में। कृदिंत में कौन सा प्रत्यय पढ़ा था, कत्वतु पढ़ा था। कत्वतु में भी क्या रहता है, वत वती और वान रहता है। दोस्तों क्या रहता है, वत वती और वान। तो समस्या यहाँ पर ये आ जाती दोस्तों कि अगर इसमें भी मतु में भी वत वती वान रहता है, कत्वतु में भी वत वती वान रहता है, तो हमें पता किस प्रकार चलेगा दोस्तों कि इसमें मतु है या कत्वतु। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से चलेगा, क्योंकि यह प्रयुक्त किसके होता है, धातु के साथ प्रयुक्त होता है। यह धातु के साथ प्रयुक्त होता है, यह शब्द के साथ प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जहां पर धातु के साथ वतवती वान आए वह आपका कत्वतु करना है, और जहां शब्द के साथ वतवती वान आए तो आपको कौन सा, मतु प्रत्यय करना है। तो दोस्तों और इसमें दोनों चीज होती है, एक तो वतवती वान प्रयोग होता है और एक है मतमती मान प्रयोग होता है। तो दोस्तों इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, और विशेष चीज ये ध्यान रखने की, ये धातु के साथ आता है कत्वतु, और मतुप आपका किसके साथ, शब्द के साथ प्रयोग होता है। अब दोस्तों बात करें तो रूप के साथ आपको क्या लगाना है, मतुप लगाना है। रूप के साथ मतुप लगाना, तो हमने कहा शब्द को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो रूप का रूप रहने दीजिए। मतुप में क्या रहता है, वान वती वत रहता है, मान मति वत रहता है। अब इसमें से आप वान किसमें होगा दोस्तों, आपका वान ये तो पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग, और ये नपुंसकलिंग, और ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये तो दोस्तों लिंग है। इन तीनों को तो आपको एक को ध्यान रख सकते हैं, इसमें से आप कोई भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसके साथ वान लगा दीजिए, यानी पुल्लिंग का शब्द बना लीजिए, तो आपका क्या बना, रूपमान। अब दोस्तों एक बात और कंफ्यूज कर दी कि या वान लगाए या मान लगाए, तो आप यहाँ पर मान भी लगा दीजिए, रूपमान। अब आपको कौन सा शब्द सार्थक लग रहा है, यानी कौन सा शब्द सही लगता, यानी रूपमान आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है। रूपमान कभी दोस्तों हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, रूपमान लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मान लगाने और वान लगाने का कोई अलग से नियम नहीं है, आपको इस शब्द के अनुसार कि इसमें कौन सा सही बैठता है, कौन सा सही सार्थक शब्द बनाता है, उसी को ही लगाना है, न कि आपको कोई ऐसा नियम है जिसके आधार पर हम बताएं कि यहाँ पर मान लगाना है और यहाँ पर वान लगाना है। इसमें कोई नियम नहीं
दोस्तों। तो आपको रूप के साथ वान लगाना होगा। इसी प्रकार आपको एक और शब्द देते हैं, रस के साथ आप क्या लगाइए, मधुपर्ती। तो रस के साथ आप रस को रस रहने दीजिए, रस से वान कर दीजिए। अब दोस्तों ये शब्द सही क्या बना, रसवान। अगर हम इसके साथ क्या करते, मान लगाते तो शब्द क्या बन जाता, रसमान। दोस्तों आपने कभी सुना है कि रसमान यानी ऐसा शब्द आपने कभी देखा है? बिल्कुल नहीं देखा। तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा, ये रसवान आपका सही है। अब बात करें आगे की, मान की भी बात कर लेते हैं। तो आप एक शब्द, हाँ देखिए आगे का हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह बहुती, यानी इसमें समास विग्रह क्या है? इसमें दोस्तों सही ऑप्शन ए था, यानी शक्तिम अनैति कर्मीय। दोस्तों हमने जब क्लास में पढ़ाया था उसी समय कहा था कि यथा का अर्थ होता है अनैति कर्मीय, और शक्ति अगर यथा अव्यय है, क्या अव्यय है, यथा, तो हमने उस समय कहा था, आपको याद रखना, यथा के अंदर विभक्ति होती है द्वितीय। यथा के अंदर विभक्ति क्या होती है, द्वितीय, और शक्ति में द्वितीय विभक्ति लगती है जब क्या हो जाता है, शक्ति में हो जाता है। इस प्रकार आपको विग्रह करना हमने बताया था। बाकी लगभग के अंदर षष्ठी विभक्ति लगती थी, लेकिन एक यथा था, एक प्रति था, और इन एक सह था। इसमें क्या लगती है, द्वितीय विभक्ति, ये हमने बताया। तो आप एक विशेष बात ये भी है कि हमने इस यथा अव्यय के अंदर, जब हमने अव्यय भाव समास में यथा अव्यय पढ़ा था, उसमें पहले का पहला हमने उदाहरण यथाशक्ति ही लिया था, और यही आपको पेपर के अंदर देखने को मिला। तो आप भी देख लीजिए इस वीडियो में कि हमने कहाँ उदाहरण लिया था, पुराना वीडियो देखिए आप। यथा अव्यय कौन सा अव्यय लेंगे, यथा अव्यय लेंगे। यथा अव्यय की बात करें तो इसके अंदर विभक्ति लगती है आपकी द्वितीय। कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय। और इसका संस्कृत के रूप में अर्थ की बात करें यथा का, तो यथा का अर्थ होता है संस्कृत के रूप में अनैति कर्मणीय। क्या होता है, अनैति कर्मणीय अर्थ होता है। और इस अनैति कर्मणीय अर्थ की बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं उल्लंघन नहीं करना। उल्लंघन नहीं करना या न करना। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी हमने, यथा की। यथा के उदाहरण की बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो एक उदाहरण लेते हैं यथा शक्ति। क्या उदाहरण लेते हैं, यथा शक्ति उदाहरण लेते हैं। इस यथा शक्ति की बात करें, सबसे पहले आपको यथा दिखा तो आपने क्या सोचा कि यह समास कौन सा है, अव्यय भाव। क्यों है, क्योंकि यथा एक क्या है, अव्यय है। आगे हम बात करते हैं इससे, जब आपका यथा अव्यय है तो उसके साथ यथा के साथ जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी लगेगी, द्वितीय। यानी शक्ति के साथ विभक्ति कौन सी लगेगी, द्वितीय। द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, शक्ति का शक्ति होगा। और अब आप संस्कृत के रूप में इस यथा को किस प्रकार लिखेंगे, विच्छेद करने पर। यानी यह क्या है, समास दिया। यहाँ पर इस समास का विच्छेद करेंगे तो यथा का अर्थ संस्कृत में क्या लिखेंगे, अनैति कर्मण्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनैति कर्मण्य लिखेंगे। अब इसका हिंदी के अर्थ में बात करें हम तो इसका अर्थ होता है दोस्तों शक्ति का उल्लंघन न करना। यानी इस शक्ति का शक्ति अर्थ हो गया, अनैति कर्मण्य का अर्थ क्या, उल्लंघन न करना। यानी अर्थ हिंदी के रूप में क्या होता है, शक्ति का उल्लंघन न करना। और आपको संस्कृत में पूछा जाएगा तो आप इसका विच्छेद इस प्रकार कीजिए, शक्ति में अनैतिक। दोस्तों याद रखिए यथा के साथ विभक्ति द्वितीय प्रयोग होती है। तो दोस्तों ये बात किसकी, 8 नंबर आपका विज्ञानस्य वे पदे संधि विच्छेद करणीय, यानी इस पद का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करना है तो इसमें ऑप्शन आपको हम बता देते हैं, इसमें डी सही है। क्यों है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था ए या आ के बाद अगर आई आती है, ए या आ के बाद अगर आई आती है तो आपका क्या हो जाता है, ये ए और आई मिलकर के बड़ी आई
हो जाती है। यह हमने आपको पढ़ाया था। और यहाँ पर भी क्या हुआ, विज्ञानस्य, इस ये में से क्या निकला, ए निकला। ये तो आधा होता है हमेशा ही व्यंजन, तो इसमें से ए निकला और आगे वाला आई मिला। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण हो गया, बड़ी आई का निर्माण हो गया। इसलिए ये के ऊपर दो आई की मात्रा है, तो इसलिए क्या हुआ, इसमें संधि कौन सी, विज्ञानस्य धन ए हुआ। ये भी आप हमारे इस वीडियो में देख लीजिए, हमने इस नियम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। तो देखिए इस नियम को आप। दोनों से क्या बनती है, बड़ी आई बनती है। जहां भी दोस्तों बड़ी आई दिखे वहां बढ़ती सवर संधि होगी। यानी चाहे ए और आई मिले तो भी बड़ी आई होगी, चाहे आ और आई मिले बड़ी आई होगी, चाहे ए और आई मिले वहां भी बड़ी आई होगी, चाहे आ और आई मिले वहां भी बड़ी आई होगी। यह बात करते हैं उदाहरण की दोस्तों। तो उदाहरण के लिए सदा धन एव, क्या सदा धन एव, तो इसके अंदर बात करते हैं। तो ये दे है, दा है, दा को तो तोड़ेंगे तो दे, और इसके साथ से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। यानी पहले समझ जानते वर्ण क्या निकला, आ निकला। आगे की बात करते हैं तो आई मिला हमें। जब आ और आई मिलते हैं तो भी निर्माण किसका होता है, बड़ी आई का ही होता है। आगे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शब्द बचा, यानी आ तो इसके अंदर से निकल गया, दे भी आधा बचा, यानी दे क्या बचा, आधा बचा। इसके साथ आई जोड़ेंगे तो आई जोड़ेंगे तो दे क्या होगा, दे के साथ आई जुड़ी, आई कैसी, बड़ी आई, और बड़ी आई जोड़ी। तो उसके बाद किस आई की बात करते हैं, तो यह इस बड़ी आई के निर्माण में काम आ गया। आगे क्या बचा, वह बचा, तो शब्द क्या बना, सदैव शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों हमारे 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है तद्यने इतर संधि अस्ति, इत्यत्र संधि अस्ति, ये तद्यने शब्द हैं। इसमें आपको संधि पूछी कि कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसमें संधि है व्यंजन है संधि, नहीं अयादि है, नहीं गुण है, नहीं विसर्ग है। इसमें व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में बात करें तो आपकी कौन सी संधि है, आपकी व्यंजन के अंदर जसत्व संधि है। व्यंजन में जसत्व संधि, इतना गहराई से नहीं पूछा, आपको सीधी संधि पूछ ली गई। इसमें संधि आपकी कौन सी है, जसत्व संधि है। ये आपने जसत्व संधि आपको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ाई थी। ये भी आप देख लीजिए कि किस नियम के आधार पर यह तद्यने शब्द के अंदर संधि हुई थी जसत्व में। तो देखिए इस वीडियो को आप। यही बात बता रहा है, यानी जेलाम जशो डेंतो, यानी ये क्या कहता है, जेल वर्णों के बाद अगर जेश आदेश होता है तो हम बात करते हैं इन जेश की, जेल की। यानी जेल वर्णों के अंदर मात्र सूत्रों के आधार पर जब हम देखते हैं जेल कौन कौन से होते हैं, जेल होता है वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा, वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा। यानी हमें ये याद जेल नहीं रखना, यहाँ पर हमें याद क्या रखना, वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा, वर्ग का तीसरा और वर्ग का चौथा। जहां भी आए और उस या फिर क्या आए, है आए तो है आए, और उसके बाद क्या आए, शवर आए, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आए, या ये रेलवे आए। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसको क्या किस में बांटेंगे, तृतीया, यानी इसको तीसरे के अंदर परिवर्तन करेंगे। यानी इसको परिवर्तन किसके अंदर करेंगे, तीसरे के अंदर परिवर्तन करेंगे। तो हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं, यानी उदाहरण के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो इसका उदाहरण है दिग्धन अंबर, अम्रे, दिग्धन अम्रे। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस नियम के माध्यम से। तो ये के किसका है, के वर्ग का है। के वर्ग का कौन सा वर्ण है, यानी ये वर्ण किस कौन सा है, पहला है। यहाँ बात किसकी, पहला। और इसके बाद क्या आया है, ए आया। ए क्या है, स्वर है। ए क्या है, स्वर है। दोस्तों जहां पर भी इसमें से कोई यानी पहला आया है उसके बाद स्वर आया है, तो ये पहला चेंज किस में होगा, पहला चेंज होगा तीसरे के अंदर। जब हम के वर्ग के तीसरे की बात करते हैं तो हमारा तीसरा क्या है, गे है। और गे के साथ जब गे है, और ये गे भी कैसा होता है, व्यंजन कैसे होते हैं, आधे होते हैं। जब
जब इसके साथ ये ए मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा और आगे शब्द क्या बनेगा, दिगंबरे शब्द बनेगा। शब्द क्या बना, दिगंबरे शब्द बना। यानी हम बात कह सकते हैं कि चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, यानी वर्ग का चाहे किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आए, से है आए और उसके बाद अगर प्लस में क्या आए, स्वर आए या तीसरा, चौथा, पांचवा आए किसी भी वर्ग का या ये रेलवे आए, तो ये चेंज किसके अंदर होता है, अपने 30 वर्ण के अंदर चेंज होता है। 30 की क्वेश्चन की आगे का क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, अहम पुस्तकम पठामी। इसमें आपको करना क्या है, वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन आपको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ाया था। तो दोस्तों देखिए, इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। पहले में अहम है, अहम के अंदर कौन सी विभक्ति है, पहली विभक्ति है, और पुस्तक में कौन सी विभक्ति है, दूसरी विभक्ति है, और आगे क्या है, पठामी है। तो हमने आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाया था, जिसमें पहली और दूसरी विभक्ति होती है वो कर्मवाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है, और इस कर्तृवाच्य को परिवर्तन किस में करना है, कर्मवाच्य के अंदर परिवर्तन करना है। हमने आपको कहा था इस 12 को किस में परिवर्तन करना है, 31 में परिवर्तन करना है। आपको 31 में परिवर्तन करना है, यानी कर्ता को आपको तीसरी विभक्ति में बदलना है और कर्म को पहली विभक्ति के अंदर बदलना है। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी सही था। और देखिए, कर्ता अहम की तीसरी हमने आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाई थी, मया होती है, और पुस्तकम इसकी जो दूसरी विभक्ति है इसकी पहली विभक्ति भी क्या होगी, पुस्तकम होगी, क्योंकि यह शब्द किसका है, मकारांत का शब्द है। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही होगा। और आप भी देख लीजिए, हमने वाच्य परिवर्तन का जो पुराना वीडियो है उसमें आप देख लीजिए, यह का इसी प्रकार का उदाहरण हमने देखा था। तो देखिए, वाच्य में आपका क्या होगा, कर्ता किस में होगा, कर्ता आपका क्या होगा, उक्त होगा। उक्त का मतलब दोस्तों यह होगा कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। इसमें विभक्ति कौन सी प्रयोग होगी, प्रथमा विभक्ति प्रयोग होगी। और कर्म आपका क्या होगा, अनियुक्त होगा। अनियुक्त की बात करें तो इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। इसमें विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। अब क्रिया की बात करें तो कर्तृवाच्य में क्रिया क्या होगी, कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी, इसलिए यह कर्ता क्या है, उक्त है। और धातु किसमें परिवर्तन होगी, यानी कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे हम जब कर्तृवाच्य में वाच्य बनाएंगे, तो हम परस्मैपदी धातु का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं आपको, आप इस 12 को याद रख लीजिए, किसको, 12 को, यानी कर्ता में आपकी क्या, पहली विभक्ति, और कर्म में आपकी क्या, द्वितीय विभक्ति, यानी कर्तृवाच्य आपका क्या है, 12 है। इस 12 को आप याद रख लीजिए। और कर्तृवाच्य का जब आप निर्माण करेंगे तो क्रिया किसका प्रयोग करें, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में आपका कर्ता क्या होगा, अनियुक्त होगा, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। विभक्ति आपकी कौन सी प्रयोग होगी, तृतीय विभक्ति आपकी प्रयोग होगी। और कर्म आपका क्या होगा, उक्त होगा। उक्त की बात करें तो कर्म के अनुसार आपका क्या होगा, क्रिया का प्रयोग होगा। और इसमें विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय, प्रथमा विभक्ति होगी। अब क्रिया की बात करें तो क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, इसलिए कर्म क्या हुआ, उक्त हुआ। और धातु किसमें प्रयोग होगी, आत्मेन पद की धातु का हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा। इस आत्मेन पद की भी बात हम दोस्तों आगे करेंगे। अब बात करें कर्ता और कर्म में विभक्तियों की, तो आप रख लीजिए याद 31 को, किसको, 31 को याद रख लीजिए। कर्तृवाच्य में 12, यानी कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय। और कर्मवाच्य में क्या है, कर्ता में आपकी तृतीय और कर्म में क्या है, प्रथमा, यानी आप 31 याद रख लीजिए। कर्म कितने करने हैं हमें, 31 करने हैं। कितने कर्म, 31 कर्म करने। अब बात करें भाववाच्य की, तो भाववाच्य में आपका क्या होगा, कर्मवाच्य के अनुसार ही क्या होगा, कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा। किस में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा। कर्म दोस्तों इसके अंदर क्या नहीं होगा, कर्म इसके अंदर नहीं होगा, यानी भाववाच्य में आपका क्या नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्रिया कौन सी होगी, हिंदी के रूप में बात करें तो कर्म किस में नहीं होता है, आपके अकर्मक क्रिया यहाँ प्रयोग होती है, यानी इसके अंदर कर्म नहीं होगा। क्रिया की बात करें तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, भाव के अनुसार। जो हमें वाक्य का हमें जो भाव मिलेगा उस भाव के आधार पर क्या होगी, हमारी क्रिया का प्रयोग होगा। और एक बात याद रखिए, क्रिया क्या होगी, प्रथम पुरुष की होगी, और होगी क्या, एक वचन। दोस्तों अगर इतनी क्वेश्चन है 7 नंबर, उपयुक्त पंजा से
प्रयुक्त से छंद से नामे किमे, यानी जो ऊपर दिया हुआ, यानी इस पेपर में जो आपको पद्यास दिया होता, इसके अंदर छंद पूछा गया था और इसमें दोस्तों छंद था आपका इंद्र वज्रा। कौन सा छंद था? इंद्र वज्रा छंद था। आपको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ाया था कि इंद्र वज्रा, उपजाति और उपेंद्र, इसमें तीनों में क्या होते हैं? 11 वर्ण होते हैं हर पंक्ति में और चारों पंक्तियों में वर्ण हो जाते हैं 44। ये आपको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ाया था, लेकिन इनकी पहचान हमने आपको पढ़ाए थे कि वर्ण गिनने पर तो तीनों में 11 मिलेंगे, लेकिन आपको इसको पहचानेंगे किस प्रकार? तो हमने कहा था कि इंद्र वज्रा में ई और ई के बाद आधा न है, तो पहला अक्षर क्या है? दीर्घ है। तो आपको जिसमें अगर चारों पंक्तियों में पहला अक्षर दीर्घ है तो आपको उसमें इंद्र वज्रा करना है, उसमें 44 वर्ण हो। तो आप ये देख लीजिए, इसके अंदर गावे पहला अक्षर है, गावे गा, गा के अंदर क्या होगा? दीर्घ मात्रा होगी। पहला वर्ण है गा, इसमें दीर्घ मात्रा होगी। दूसरी पंक्ति में पहला अक्षर है यानी देवा है, तो देवा में पहला देव के ऊपर आई की मात्रा, तो ये भी क्या है? दीर्घ है। और उसके बाद क्या है? कीमे, और कीमे में ई छोटी है, लेकिन इसके बाद ये बिंदी लगी हुई है, तो इसमें क्या हो गया? मैं हो गया आधा, और ये आधा मैं होने की वजह से छोटी ई को दीर्घ रूप में कर देता है। और ये हमने वीडियो में पहले पढ़ाया था। उसके बाद देखिए विद्या, विद्या, विद्या समर्दो, विद्या समर्दो में ये दे आधा है, ये इस छोटी ई के साथ मिलकर के इसको दीर्घ कर देते। ये सारी बात हमने उस क्लास में पढ़ी थी, तो आप भी देख लीजिए। हमने उस बात करें तो आपका कौन सा है? इंद्र वज्रा। दोस्तों ये तीनों आपके क्या है? साथ है। क्या है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। दोस्तों इसके एक पंक्ति में तीनों में वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। और चारों चरणों के अंदर कितने होंगे? 44 होंगे। उपेंद्र वज्रा में भी 44 होंगे और उपजाति के अंदर भी कितने होंगे? 44 वर्ण होंगे। अब दोस्तों एक बात आपको समझनी है कि इनके अंदर वर्ण गिनेंगे तो तीनों के अंदर कितने आएंगे? 11 आएंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है, उपजाति? दोस्तों बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आसानी से आपको पता चलेगा कि ये इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा या उपजाति। वर्ण आपके कितने गिनने हैं? एक पंक्ति में आपके वर्ण 11 होंगे, उपेंद्र में भी 11, उपजाति में भी 11। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है। चीज क्या है दोस्तों? इस इंद्र वज्रा नाम को देखिए, इस शब्द को देखिए। इंद्र वज्रा के अंदर ई आपका क्या है? बड़ी मात्रा है। ई में बड़ी मात्रा। दोस्तों हमने पहले पढ़ा था कि ई क्या है? हरिश्व मात्रा, यानी इसके अंदर छोटी यानी लघु मात्रा है। लेकिन हमने एक नोट लिखा था कि अगर कोई भी वर्ण के बाद आधा वर्ण आ जाता है तो पहले वाले वर्ण में मिलकर के पहले वाले वर्ण को क्या कर देता है? बड़ी मात्रा में, द्विमात्रिक में चेंज कर देता है। इसलिए ये आपका ई क्या हुआ? बड़ी मात्रा, यानी प्रथम अक्षर आपका क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसमें दोस्तों आप एक बात लिख लीजिए कि प्रथम अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। प्रथम अक्षर बड़ा होगा। ये बात दोस्तों आप नोट करके साइड के अंदर लिख लीजिए इंद्र वज्रा के साथ कि प्रथम अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा ई क्यों हुआ? क्योंकि ये ई क्या है? ऋष्व छोटा है, लेकिन ये आधा न इसके साथ मिलने से क्या हुआ? हमने नोट लिखा कि पहले वर्ण के बाद दूसरा वर्ण आधा आए तो पहला वर्ण बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये बड़ा हुआ। अब बात करें उपेंद्र की। उपेंद्र शब्द को आप देखते हैं तो पहला वर्ण आपका क्या होता है? छोटा। छोटा क्या है? ऊ है, तो ऊ आपका क्या है? छोटा है दोस्तों। ऊ आपका क्या है? छोटा वर्ण। अब हम बात करें उपजाति की, तो उपजाति में क्या होगा दोस्तों? 1+3 होगा, या फिर 2+2 होगा, या फिर आपका क्या होगा? 3+1 होगा। ये 1+3 की बात करें, या तो आपका 1 इंद्र वज्रा होगा और 3 क्या होंगे? उपेंद्र होंगे, या तो 2 इंद्र वज्रा 2 उपेंद्र होंगे, 1 और 3 उपेंद्र होंगे, या फिर 1 इंद्र। इस दोस्तों बात आगे करेंगे। पहले आपको चीज ये ध्यान रखनी कि इंद्र वज्रा में पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। उपेंद्र वज्रा में पहला अक्षर छोटा होगा। अब हम समझते हैं उदाहरण जिसके अंदर पहला अक्षर बड़ा आएगा और 11 वर्ण आएंगे, वो इंद्र वज्रा होगा। जिसके अंदर पहला अक्षर छोटा होगा और 11 वर्ण आएंगे, वो कौन सा होगा? उपेंद्र वज्रा होगा। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। तो
तो दोस्तों सबसे पहले उदाहरण आप सिर्फ इस पंक्ति को देखिए, इस पहली पंक्ति को देखिए, दूसरी पंक्तियों को छोड़ दीजिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये के साथ क्या लगी हुई आई, तो पहला अक्षर आपका क्या है, बड़ा है। सबसे पहले आप वर्ण गिन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। वर्ण कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये क्या है आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 और ये 10 और ये 11। इस मैं को दोस्तों आपको नहीं गिनना है, मैं हलंत है, यानी मैं क्या है, आधा है, मैं आपका हलंत है। और इस विद्या के साथ दे आधा है और ये पूरा है, इसलिए हमने एक ही वर्ण लिया दोस्तों। 5 नंबर में देखिए दे आधा है, इसको हमने नहीं लिया। आप सोचते होंगे कि विद्या के अंदर दे आधा था और साथ में ले लिया, बिल्कुल हमने साथ में नहीं लिया। अब हम बात किसकी करेंगे, वर्ण हमारे 11 आ गए, कितने 11 वर्ण आ गए, लेकिन हम बात किसकी करेंगे, 11 भी इंद्र वज्रा में, उपेंद्र वज्रा में 11 भाई, उपजाति में 11। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा, हमने आपको बताया जिस पंक्ति में पहला वर्ण क्या हो, बड़ा हो, वो कौन सा होगा, इंद्र वज्रा। तो यहाँ पर आई ये के साथ क्या लगी हुई है, आई है, तो ये क्या है, पहला अक्षर बड़ा है। देखिए दोस्तों ये आपका येसा है, क्या है ये येसा, और येसा के अंदर ये के साथ आई लगी, और हमने बात की थी आई क्या होती है, आई क्या होती है, दीर्घ होती है, यानी बड़ी मात्रा होती है, इसलिए हमने इस एस अवग्रह चिन्ह का क्या लगाया, प्रयोग किया, यानी पहला अक्षर आपका बड़ा है, इसलिए इसमें क्या हुआ, इंद्र वज्रा। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, उपेंद्र वज्रा की। 5 नंबर, इसमें हमें क्या पूछा है, लिरतुल सानाम रिक्त स्थान दे दियो, और इसके बाद क्या कहा गया कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, दंता। ये हमने जब वर्ण विचार पढ़ा था आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाया था कि लिरतुल सानाम क्या होता है, दंता होता है। ये तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये भी देख लीजिए पुराने वीडियो में। लिरतुल सानाम दंत, यानी इंद्री आती है, ते वर्ग आता है, ले आता है, से आता है, लिरतुल सानाम दंत। आगे हम ओष्ठ की बात करते हैं, तो दांत से जस्ट बात। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुता इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, यानी इस बहुता में कौन सी विभक्ति है। दोस्तों सबसे पहले हमने अच्छी प्रकार से शब्द रूप और धातु रूप पढ़े थे। हमने शब्द रूप में बताया था आपको अच्छी प्रकार से कि इस बहुता में विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया एक वचन होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने 4 नंबर नियम लिखा था। हमने सिर्फ शब्द रूप को 4 नियमों के आधार पर याद किया था। एक तो हमने राम का रूप किया, एक हरि का रूप याद किया, एक लता का रूप याद किया, और एक जगत का रूप याद किया। यही हमारा 4 नंबर नियम था जगत वाला। हमने कहा था बाकी सभी जगत के अनुसार चलेंगे। बाकी का मतलब चाहे शकारांत, तकारांत, मकारांत, नकारांत कोई भी शब्द हो, वो किसके अनुसार चलेंगे, जगत के अनुसार। चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग, चाहे नपुंसकलिंग का। लेकिन ये बहुता किसका शब्द था, बहुता तकारांत पुल्लिंग का शब्द था, तकारांत पुल्लिंग का। और ये जगत के अनुसार चलेंगे तो जगत के हम रूप बोलते हैं, तो क्या होता है, जगत जगता, जगत जगता होता है, जगते ही होते हैं, जगती होता है। तो जब जगता, तो तीसरी विभक्ति क्या होती है, एक वचन की, जगता होती है। तो इसी प्रकार भवत के रूप होते, भवते बहुता, क्या होता, बहुता। तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया एक वचन होगी। क्या होगी, तृतीया एक वचन होगी। और आप भी इस वीडियो को देख लीजिए कि हमने उस समय किस प्रकार पढ़ा है। 1 मिनट का वीडियो देख लीजिए। जगत में जगता होता है तो बहुत में बहुत, यानी 14 नियम हमारा है, बाकी सभी जगत के अनुसार, यानी बाकी जगत के अनुसार, यानी बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो जगत के अनुसार चलेंगे, यानी जगत के अनुसार चलेंगे। यानी बाकी कौन कौन बचे हैं, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, नपुंसकलिंग और अकारांत स्त्रीलिंग। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। यहाँ क्या कहता है, सकारांत, तकारांत, नकारांत और मकारांत
लिंगों के, यानी सकारांत, तकारांत, नकारांत, मकारांत, चाहे स्त्रीलिंग के हो, चाहे पुल्लिंग के हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, वो किसके अनुसार चलेंगे? वो जगत के अनुसार चलेंगे। यानी ये इतने शब्द हैं जो जगत के अनुसार चलेंगे। बाकी हमने 3 नियम पहले पढ़ लिए। आज हम बात करते हैं, आगे देखते हैं, जगत के रूप लिखते हैं। जगते, जगते, जगता, जगतई, जगत, जगत और जगती। यानी इन जगत के अनुसार अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, नपुंसकलिंग, अकारांत, स्त्रीलिंग, सकारांत, तकारांत, नकारांत, मकारांत, चाहे किसी भी लिंग के हो, वो इस जगत के अनुसार चलेंगे। जिस प्रकार हमने पहले राम याद किया, उसके बाद लता, उसके बाद हरि, अब जगत को याद करेंगे। जगत, जगत, जगता, जगते, जगत, जगत, जगती। तो दोस्तों हम इसके आधार पर बात करते हैं, हम एक उदाहरण के माध्यम से। तो हम उदाहरण लेते हैं एक वचन का, यानी नंबर का क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा है, अस्याम इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। इसमें भी साथियों विभक्ति पूछी है, लेकिन यह तो शब्द की विभक्ति थी और यहाँ पर अस्याम किसका है? सर्वनाम है। अस्याम क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम हमने आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाए थे। और अब बात की इसमें प्रश्न क्या था कि अस्याम इत्यस्य का विभक्ति अस्ति, और इसमें सर्वनाम हमने आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाया था। ये सर्वनाम अस्याम किसका रूप था? इदम का रूप था। और इदम का रूप किसका था? स्त्रीलिंग का रूप था। किस लिंग का? स्त्रीलिंग का। और हमने आपको तत् के रूप अच्छी प्रकार से पढ़ाया था कि तत् सर्वनाम, तत् सर्वनाम स्त्रीलिंग में किस प्रकार रूप चलते हैं, उसी प्रकार अगर कोई भी सर्वनाम आ जाए तो उसके रूप उसी अनुसार चलेंगे। तत् में क्या होता है? सा, ताम, तया, तस्य, तस्या, तस्या, तस्याम। सप्तमी में क्या होता है? तस्याम होता है। इसी प्रकार इदम में क्या हुआ? यहाँ पर इदम में हुआ अस्याम, और इसमें भी विभक्ति कौन सी है? सप्तमी है। यानी हमने सर्वनाम में कहा था कि सर्वनाम पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों समान चलते हैं, स्त्रीलिंग का अलग रूप चलते हैं। वो सा का, तत् का स्त्रीलिंग आप याद कर लीजिए। बाकी कोई भी सर्वनाम आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप भी इस वीडियो में देख लीजिए, 1 मिनट का वीडियो है जिसमें हमने अच्छी प्रकार से इस चीज को समझाया था। तो हम बात करते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग की। किसकी बात करते हैं? तत् के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की बात कर ली। आगे हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग की हम बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वप्रथम बात ये हम तत् के रूप में लिखते हैं, यानी तत् के रूप किस प्रकार चलते हैं। तो तत् के रूप चलते हैं सा, ताम, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्यै, तस्या, तस्या, तस्याम। क्या चलेंगे? देखिए दोस्तों, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्या, तस्या, तस्याम। यानी इसी के स्त्रीलिंग, सिर्फ और सिर्फ ये स्त्रीलिंग के हमें इतनी चीज याद करनी होगी। एक तो पुल्लिंग के शब्द रूप याद करने होंगे और एक स्त्रीलिंग के याद करने होंगे। यानी अगर हमने ये याद कर लिया तो स्त्रीलिंग का कोई भी सर्वनाम हो, चाहे किम हो, चाहे सर्व हो, चाहे एतद हो, चाहे यद हो, कोई भी सर्वनाम हो, उनको हम आसानी से कर सकते हैं। यानी हमें सिर्फ सा, ताम, तया, तस्य, 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 तस्याम याद करना होगा। देखिए दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले हमें द्विवचन, प्रथमा, द्वितीय, द्विवचन और प्रथम क्या है? विद्यालय सुरक्षा निमान पालिश्याम लकार अस्ति। यानी इस शब्द का आपको यह शब्द पेपर में अंडरलाइन किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, यह शब्द है अंडरलाइन किया हुआ है। पालिश
याम, इसमें आपको लकार बताना है। लिट लकार है, लट लकार है, लंग लकार है या लोट लकार है। दोस्तों हमने जब क्लास में पढ़ा था उसमें पट धातु को पढ़ा था। कौन सी धातु को पढ़ा था? पट धातु को पढ़ा था। और पट धातु के लेकर के पांचों लकारों को अच्छी प्रकार से हमने समझा था। यानी हमने कहा था कि पट धातु के अनुसार आप कौन सा भी लकार आ जाए उसको कर सकते थे। तो हमने कहा था एक बात याद रखनी थी आपको कि वहां पर कि लट लकार और लिट लकार दोनों क्या चलते हैं? समान चलते हैं। तो आपको क्या होगा इस पाली श्याम में कौन सा लकार है? लिट लकार है। हमने कहा था जिसमें स बीच में आता है वो कौन सा लकार होता है? लिट लकार होते हैं। उनके रूप लट लकार के अनुसार ही चलते हैं। आप भी इस वीडियो के अंदर देख लीजिए हमने पट धातु को किस प्रकार आपको समझाया है। लिट लकार यानी इसका लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्य में, यानी कोई भविष्य की चीज है तो उसके लिए हमें भविष्य काल की चीज है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे लिट लकार का। तो लिट लकार में दोस्तों क्या होता है? पटिशयति, पटिशयते, पटिशयन्ति, मध्यम पुरुष में पटिशयति, पटिशयसि, पटिशयते, पटिशयते और उत्तम पुरुष में पटिश्यामि, पटिश्यावे, पटिश्यामे। तो दोस्तों देखिए ये लिट लकार और लट लकार एक ही रूप चलते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ ती है तो यहाँ भी ती लगा, यहाँ भी ते के पीछे विसर्ग, यहाँ ते के पीछे विसर्ग, यहाँ ई की मात्रा और ती, यहाँ भी ई की मात्रा और ती। यहाँ देखिए मध्यम पुरुष में सी लगा, सी लगा, यहाँ भी सी लगा और यहाँ थे के पीछे विसर्ग, यहाँ भी थे के पीछे विसर्ग और यहाँ देखिए थे, यहाँ भी थे और उत्तम पुरुष में मी आया तो यहाँ भी क्या आया? मी आया और यहाँ वह के पीछे विसर्ग आया तो यहाँ भी द्विवचन में वह के पीछे विसर्ग आया। यहाँ उत्तम पुरुष के बहुवचन में वह के पीछे विसर्ग तो यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग किस आकार में बन रहे? एल आकार के अंदर बन रहे। तो देखिए विसर्ग कहाँ बन रहे? लट लकार और लिट लकार के अंदर। तो किसमें बनेंगे? एल आकार के अंदर बनेंगे क्योंकि लट लकार के अनुसार लिट लकार चलता है। अगर आपने लट लकार याद कर लिया